कुछ हमारे व्यवहार संबंधित होती हैं, जो हम व्यवहार से अपने आप को चेंज करके अपने घर को स्वर्ग बना सकते हैं। और कुछ ऐसी होती हैं कि हम बिना कुछ सोचे समझे चले जाते हैं और हम उस पर कोई निर्णय नहीं लेते और उसका रिजल्ट विपरीत होता है। ऐसी ही एक समस्या है, आम समस्या। क्या आपके सामने भी है कि आपके बेटे की पत्नी, बहू या घर में जो भी दौरानी, जिठानी, देवरानी कोई भी हो सकता है, आपकी बहू का लगाव ससुराल में और पति और अपने बच्चे की तरफ ना होकर अपने मायके की तरफ ज़्यादा है? क्या आपको यह कभी कभी लगा कि हमारी बहू हमें इग्नोर करती है और जब तब वह अपने मायके की तरफ ही भागना चाहती है, उसका जन्मदिन हो या कोई भी छोटी से छोटी, वो आपके बीच में और अपने पति के साथ रहना अच्छा महसूस नहीं करती और उसके कदम मायके की ही तरफ भागते हैं? मायके, तो इस मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। और अगर ऐसा महसूस करते हैं कि आपकी बहू का लगाव आपके मायके की तरफ है, तो यह पोस्ट आपके लिए। अब हम करना चाहेंगे, अभी तक हम शब्द जोड़ रहे हैं बहू, लेकिन जो हमारी बेटी है कल वो बहू बननी है। या हम घर में शादी करके आए थे तो हम भी कभी बहू थे। समय परिवर्तित हुआ है, संयुक्त प्रणाली टूटी है, एकल परिवार की प्रथा शुरू हुई है ग्लोबल। ऐसे में हमें अपनी बुनियाद को अगर हम छोड़ दें और सीधे मकान बना लें तो वो मकान खोखला होता है और गिर जाता है। और जिसकी बुनियाद ही ना हो उससे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? इसलिए हम बुनियाद की ही बात करेंगे कि हमारे घर में जो नया मेहमान बहू बनकर आई है, हमें उसे अपने आप में कैसे ढालना है, और वो नहीं ढल पाती तो उसके पति को उसे कैसे ढालना है, उसकी फीलिंग्स को कैसे समझना है कि वो मायके से दूर होकर आई है, हमें कितनी सपोर्ट देना है या कितनी नहीं देना। आंख बंद करके अगर आपकी पत्नी, आपकी बहू मायके भी भागना पसंद करती है तो उस समय पतंग की तरह से आपको एक पतली सी डोर अपनी तरफ रखनी होती है, जो ऊंचाई पर ले जाने के लिए कभी खींचनी पड़ती है और कभी झटका देना पड़ता है, क्योंकि बहू तो हमारी है ना। अगर हमने अपनी बहू को ढीला छोड़ दिया पतंग, वो कहीं भी टूटकर गिर जाएगी, वो ना हमारी रहेगी ना खुद की रहेगी। आप मेरा पॉइंट समझ गए होंगे कि हमें एक मजबूत परिवार की नींव रखनी है और संयुक्त परिवार से भी ज़्यादा पहले वह ध्यान रखना है कि हमने जिस बेटे की अपने प्यार से पाल पोस कर 25 साल का किया, शादी की, क्या वह शादी करके खुश है? क्या शादी करके उसे जैसा पार्टनर मिलना चाहिए था या पार्टनर को जैसा सहयोग देना चाहिए था उसे मिला या नहीं मिला? और नहीं मिला तो हमें कंट्रोल की चाबी हल्की फुल्की अपने हाथ में रखनी ही होगी, ख़ास तौर से आपके बेटे को, क्योंकि कानून की पेचीदगियाँ कभी कभी सास, बहू, माँ सबको मजबूर कर देती है। क्योंकि जो कानून हमारी अच्छाई के लिए बना है वह कभी कभी हमारे लिए मजबूरियाँ भी पैदा कर देता है, क्योंकि उसमें कुछ बहू बेटियाँ उसका मिसयूज़ करने से या उनके परिवार वाले बाज नहीं आ पाते। एक अच्छा कानून बना बेटी को सशक्त करने के लिए, बहू को सशक्त करने के लिए, हम उसका मिसयूज़ ना करें। यह चलिए दूसरा पक्ष है। मैं कह रही हूँ कि क्या आपकी बहू मायके की तरफ भागती है? तो ऐसे मैंने बहुत लोगों से बातचीत की और विश्वास करिए बड़े बड़े लोगों ने, अमीर से लेकर गरीब, यह समस्या इतने भारी मन से मुझसे शेयर की। उन्होंने कहा हम मजबूर महसूस करते हैं और हालत ये हो गई है कि बेटा या बहू आत्महत्या के करने तक पहुँचे। ईश्वर ने किसी को बचा दिया और किसी को नहीं बचाया, और जिसको नहीं बचाया उनकी ज़िंदगी क्लेश में ऐसी नरक में रहती है। जब हमारी बहू, हमारी बेटे की पत्नी अपने पति को
पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर पाती और अपना जो मोह है उससे पूरी तरह से, हम नहीं कहेंगे कि वो निकले, उसकी बुनियाद, उसके संस्कार तो साथ में लाई होगी ना। उन संस्कारों के बूते जो उसकी माँ ने दिए हैं, अगर गलती से नहीं दिए तो क्या उसे अपनी सास, अपनी माँ, अपने पति से नहीं सीख लेने चाहिए? क्या उसे अपना घर नहीं संभाल लेना चाहिए? क्योंकि घर उसका है, ससुराल उसकी है, पति उसका है, जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा उसको वहीं निभाना है। तो आपकी माँ ने, मैं बहू को कहूँगी, आपकी माँ ने आपको एक दायित्व दिया है, जाने अनजाने कहा नहीं, लेकिन आपको किसी को सौंपा है। एक पति आपको दिया है जो आपके लिए आजीविका भी रखता है, सुरक्षा का ध्यान भी रखता है, एक घर, प्यार, संसार, स्नेह सब कुछ देता है, तो फिर उसका ध्यान रखने कौन आएगा? लड़के की माँ को पहले ही आप अलग कर चुके होते हैं। एकल परिवार में साथ नहीं रहना है तमाम परिस्थितियों को, क्योंकि आप उनके खाने, उठने, बैठने और समय से उठने में साथ नहीं दे पाती। आपको उनकी आदतें अपनी माँ जैसी नहीं लगती और आप पति के साथ रहना चाहती हैं और कुछ दिनों में धीरे धीरे आपको वह पति भी बुरा लगने लगता है। लड़ाई झगड़ा, मारपीट और आपके एकल घर में आपकी माँ की एंट्री, आपके भाई की एंट्री, आपके बहनों की एंट्री और आपके मायके के सभी लोगों की एंट्री और ससुराल वालों की सबकी एंट्री बंद हो जाती है, लगभग बंद हो जाती है, उनका दखल खत्म। तो मैं जो अगर नाम लेना चाहूँ तो नाम भी ले सकती हूँ, लेकिन उनकी निजी बातें हैं इसलिए नाम नहीं लूँगी, कॉमन करके ही बताऊँगी। शादी होती है एक पढ़े लिखे दिग्गज परिवार में, लड़की की शादी होती है, लेकिन बहू पहले दिन ही, जब सब लोग उठ चुके हैं, पूरा घर परिवार संसार बैठा हुआ है, रिश्तेदार आए हुए हैं, सब लोग उठ चुके हैं, नहा चुके हैं, लेकिन हमारी नई नवेली दुल्हन को कहा जाता है नहा लीजिए, तो वो पहले ही दिन कहती है पहले ये नहाएंगे। मतलब इसका क्या है कि नहाने जैसा एक व्यक्तिगत, मतलब काम में हम सोचते पहले ये खाएंगे, तो एक बार को हम सोचते भी वो बहुत बड़ा त्याग कर रही है, लेकिन वो उठना नहीं चाहती और दिन भर उसकी एक आदत बन जाती है, 3 बजे उठना, 4 बजे उठना, 5 बजे उठना। और पति की नाइट ड्यूटी है, काम शुरू हो गए हैं, तो फिर रातों को भी बहू सो रही है और जब पति दिन में आया है तब भी, जब वह खाने के लिए समय आता है या चाय का, तो वो जब सारी दुनिया उठती है तो उसके सोने का समय है, तो उसके खाने का समय भी डिस्टर्ब हो चुका है। वह ना चाय पी पाएगा ना खाना, उसका तो हो गया भाई। लेकिन एक अच्छी पत्नी है, क्या वो सुबह अच्छा नाश्ता नहीं दे सकती? क्या समय पर चाय नहीं दे सकती? जब वह आता है तो उससे कहे रात को दूध नहीं रख सकती उसके लिए कि दूध ले आइए। आदमी काम से आया है, पहले वह दूध लाए। शाम को जब वो उठता है, उसे कायदे से 4 घंटे बाद या 3 घंटे बाद वो उठा के दोपहर में खाना खिला सकती है, खुद भी खा सकती है, पर नहीं, वो भी अपने बिस्तर में गुमसुम रहती है या बच्चे को छोड़कर आ गए, जब बाद में बच्चे होते हैं, छोड़कर आ गए, फिर से सोना 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 सोना, कुंभकर्ण। और जब खाने का समय हुआ, ए जी क्या खाना खाओगे, यानी जब खाने के उसके ड्यूटी पर जाने का समय है, उससे आधे घंटे पहले पूछा जाए क्या खाओगे, तो खाने वाला झुंझला कर रह जाएगा, लेकिन परिवार टूट जाएगा, इसलिए वो बोलने वाला नहीं है। वो ऑफिस में जाके खाएगा, बाज़ार का खाएगा, या उसकी पत्नी ऑर्डर देकर अपने उल्टे सीधे खाना मंगाएगी, ब्रेड, अपने शौक़ के अनुसार अंडे या फिर पिज़्ज़ा या मैगी। क्या आप इससे परिवार पालने की अच्छी उम्मीद करते हैं? यानी कि जो 25 साल बच्चा अच्छे से पला, शुद्ध खाना खाया, हेल्दी वेल्दी, वो 3 साल के अंदर बीमार हो जाता है, उसका पाचन तंत्र खराब हो जाता है, रोज़ रोज़ घर में झिक झिक रहने लगती है, और तो और
दारू और नशे की भी आदत शुरू हो जाती है। पत्नी आदत नहीं छुड़ाती, वो भी साथ में हाथ से छीन कर पीना शुरू कर देती है। यहीं ख़त्म नहीं होती गाथा। ज़रूरत पड़ने पर जब वो अपने मायके नहीं ले जाए, उसके पास पैसा नहीं हो, या वो अपने दोस्तों के साथ कुछ समय बिताना चाहे लड़का, उसका पति, तो गाड़ी में बैठे बैठे रोड पर उसको धक्का मारकर उसकी छाती पर लात मारकर कहे तुम नहीं जा सकते। वो भी दारूबाज साबित हो जाए और घर में आकर आत्महत्या की कोशिश करे और कहे कि मेरी बात इन्होंने नहीं सुनी, और आपकी माँ को फ़ोन करे कि मैं मर रही हूँ, स्क्रैच पर दुनिया भर का ड्रामा कर दे। और फिर ससुराल वालों को फ़ोन पर बुलाया जाए तो उस समय बेचारे ससुराल वाले क्या करेंगे। यह जीता जाता उदाहरण मैंने आपको दिया है किसी का। फिर एक ऐसा ही उदाहरण, एक पत्रकार होते हैं, बहुत ही दिग्गज होते हैं, किसी से अपनी व्यथा नहीं शेयर कर पाते, पंजाबी फैमिली से होते हैं। उनका बेटा किसी से लव मैरिज कर लेता है। पत्रकार हैं, ब्रॉड माइंडेड हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर बात खत्म नहीं होती। वह अपने पति को अलग ले जाती है। अलग ले जाकर ससुराल वालों से कट ऑफ, बिल्कुल नहीं मिलना जुलना, तुम्हें नहीं जाना। पड़ोसी बताते रहते हैं आज आपका बेटा परेशान था, दोपहर में ये किया, आज उनके वो आया। ठीक है, वो उसको इग्नोर करते हैं, लेकिन एक दिन पता चलता है उनको कि लड़की के भाई आए और उसको कूट काट कर चले गए हैं उनके बेटे को। फिर उनसे नहीं रहा गया, वो देखने के लिए गए, मारधाड़ का दृश्य था, उनसे नहीं रहा गया, उन्होंने हाथ पकड़ा। तो वो जाकर बेटी वाले टॉर्चर की रिपोर्ट पुलिस थाने में लिखते हैं पत्रकार के खिलाफ कि हमारी बेटी को टॉर्चर किया जा रहा है, ये भी रेस्पॉन्सिबल हैं। लेकिन जब पुलिस वाले इसकी खोजबीन करते हैं तो पता लगता है वो बेचारे तो कहीं दूर दूर तक भी नहीं थे। लड़की की तरफ से हर वक्त दखल, वहाँ पर दारू पीना, उनका खाना, और बेटे के पास जब पैसा नहीं हो बदतमीज़ी करना कि तुम काम नहीं करते, तुम योग्य नहीं हो, उनके घर संसार को नष्ट कर दिया था। मित्रों, हर घर की कहानी अलग अलग होगी, लेकिन समस्या एक कि माँ से ये लगाव है या लिबर्टी है। एक होती है आज़ादी, फ्रीडम, जिसमें हमारे बुनियादी होती हैं अधिकार, खाने का, पीने का, रहने का, बोलने का, काम करने का। लेकिन एक होती है लिबर्टी, स्वच्छंदता शब्द हम उसको यूज़ करेंगे कि हम कुछ भी मनमानी करें। क्या वो ठीक है? भाई आपको पति मिल गया है, 25 साल का कमाया हुआ, नौकरी कमाता है, उसके माँ बाप ने तो कमाया, वो तो पैसा भी नहीं लेते, बस दूर से प्रार्थना करते रहते हैं हमारा बेटा ठीक रहे, हमारी बहू भी ठीक रहे, हमारा पौत्र भी ठीक रहे, वो प्रार्थना करती रहती है। लेकिन वो फ़ोन तक भी उठाना उचित नहीं समझते। कभी त्यौहार हुआ, मिलने आ गए तो ठीक है, बस हम उतना ही स्वागत स्माइल से करें, चाहे हमारा वो फ़ोन 25 बार उठाए ना उठाए, जवाब दे ना दे। कितना अच्छा तरीका है, कितनी अच्छी बहू है, देखो एक शब्द नहीं बोलती। यही कहेगी ना दुनिया कितनी अच्छी बहू है, वो तो जवाब भी नहीं देती बेचारी। ये बेचारगी है क्या स्वच्छंदता है? उधर आपका पति दारूबाज हो चुका है। क्यों? क्योंकि कर्जों में लदा हुआ है। आपके घर वाले आते हैं, उनके लिए दारू का इंतजाम करता है, खाने का करता है। कभी एक बहन आती है, एक के बच्चा हुआ है, कभी तो दूसरी की शादी है, कभी माँ का चोट लग गई है, तो कभी नानी मरने वाली है, तो कभी नाना मर गए हैं, और कभी भाई के बेटा हुआ है। बस पूरे साल उसको उनकी व्यवस्था करनी है। जो भी पैसा एक बहू या एक पत्नी अपने भविष्य के लिए छोटा सा खाने से बचा कर रखती है, अपने बेटे की या बेटी की फीस के लिए रखती है, वह मायके की तरफ खर्च हो रहा है। जब तब उसके पैर 200 किलोमीटर या 2000 किलोमीटर जाकर होटलों के रास्ते में रुकने में, घूमने में, फिरने में लगते हैं। एक ट्रिप में 1 लाख रुपया, 2 लाख, 50,000, जो भी उनकी हैसियत है उसके अनुसार करते हैं। वह पति आखिर आपकी ज़िंदगी को कैसे एक अपना घर दे सकेगा? ज़िंदगी भर किराए में रहना या ज़िंदगी भर उसका शरीर काम दे, यह मुमकिन नहीं। प्राइवेट नौकरियों में धक्के खाना,
आज यहाँ है कल वहाँ, आज इधर है वहाँ। पत्नी अकेले बच्चे के साथ रह रही है, जो मैं उदाहरण आपको दे रही हूँ, लेकिन उसमें माँ आएगी, बहन आएगी, ससुराल वाले तो एक फ़ोन भी नहीं कर सकते कि हमारा पोता कैसा है, उसको देखने के लिए बुला भी नहीं सकते। कितनी मजबूरी है। और जब वो मरने का ड्रामा करती है तो सबसे पहले उन्हें ही फ़ोन करती है उसकी माँ। क्यों? क्योंकि आप अपना घर नहीं संभाल रही हैं। क्यों किसी की आपको ज़रूरत पड़ी? और ज़रूरत थी तो आपने पहले उनकी बातें क्यों नहीं सुनी? देर नहीं हुई है, कभी भी सुन सकती हैं। आप इस मोह को, अंध मोह को छोड़ दीजिए। आप मत करिए दुर्योधन वाला मोह। आप सीखिए कि किस तरह से पांडवों के पास कुछ भी नहीं था और उन्होंने स्वर्ग तक में एंट्री रख दी। एक पत्नी चाहे तो अपने पति की दुनिया को सुंदर सजा संवार सकती है, अपने बच्चे को अच्छी ज़िंदगी दे सकती है, लेकिन एक और उदाहरण है, वो क्या करती है सुनिए। हंसी भी आती है, दुख भी होता है, समाज में ऐसा हो रहा है। हंसी इसलिए आती है कि बुद्धि का दिवालियापन, दुख इसलिए हो रहा है कि वे अपनी घर संसार को तोड़ रही हैं। उन्हें नहीं पता हमारा पति पैसे कहाँ से ला रहा है। 1 लाख आया फटाफट ख़त्म, 2 लाख आया फटाफट ख़त्म। 4 पैसे जोड़ने की आदत नहीं। बच्चे की फ़ीस देनी है तो फ़ीस माफ़ करा दीजिए इधर उधर। स्कूल माफ़ नहीं करता तो आप उन पर गुर्रियाते हैं। क्यों? क्या हमने ये नहीं देखा कि आप बहुत कमा रहे हैं? क्या आपने उस पतंग की कंट्रोल अपने हाथ में रखी? जब आपने 1 लाख रुपए पत्नी के हाथ में दिया, 2 लाख दिया, हर त्योहार पर ज्वेलरी दी, तब क्या आपने ये नहीं सोचा कुछ थोड़ा सा बचाकर अपने ही परिवार के लिए, अपनी ही पत्नी के लिए बिना बताए जोड़ नहीं सकते? वो चोरी नहीं है मित्रों, वह अपनी पत्नी और बेटे की सुरक्षा के लिए एक एक जैसे चींटी पैसा बचाती है, वो आपको मजबूत करना होगा। चींटी भी तो ध्यान रखती है, वो बरसात में कहाँ से खाएगी? आप क्यों नहीं रख सकते? तो वह जाती है, अपने पति से कहती है कि मुझे 25,000 रुपये मैं इसमें से खर्च कर लूँ, जो वो उसे देता है। वो ले जाती है अपनी बहन के साथ, अपनी माँ के साथ सरोजनी नगर में पहले वो बड़ी दुकान पर घूमती है अपने माँ के लिए, जो लगभग अधेड़ उम्र की है, उसके लिए सूट दिलवाती है, स्विमिंग सूट दिलाती है, गाउन दिलाती है, ट्रैक सूट दिलाती है। जिसने ज़िंदगी में ट्रैक सूट ना देखा हो, मम्मा तुम अच्छी नहीं लगती, ब्यूटी पार्लर ले जाती है। और फिर जनपद पर बहुत सस्ता है, फिर वो अपना दिमाग दौड़ाती है, क्योंकि उसको खर्च का कैसे मैनेज करना है, एक मूर्खता वाला मैनेज करने का। इसलिए कहना पड़ेगा कि हाँ, ये क्या है कि आपने ट्रैक सूट पर 8,000 लगाए और अपने मासूम बच्चे के लिए 5 साल के जनपद से फटी 50 रुपए की निक्कर, 50 की जीन्स, 50 का टी शर्ट। यानी कि जिस पति ने कमाकर आपके हाथ में 2 लाख रुपए रखे, 1 लाख रखा, उसका बेटा फटे हुए कपड़े पहनेगा और वो एक टी शर्ट 2 साल पहनेगा खुद, और आप अपने पति का अच्छा ब्रांडेड लाया हुआ टी शर्ट जो वो नौकरी में जाता है, आप पहनकर खड़ी हो जाएंगी, जिस पर आपके दाग धब्बे लग चुके होंगे घर में। लेकिन आप ना पति का ध्यान रख रही हैं, ना बच्चे का, माँ का आपने ध्यान रख लिया, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन आप अपनी पॉकेट के अनुसार तो ध्यान रखेंगी। जब आप अपने बेटे के लिए सरोजनी नगर की कटी फटी चीज़ ली है, पुरानी ली है या सस्ती ली है, तो आप उसके लिए भी ऐसा ही लेकर वो पैसे बचा सकती थी कि आड़े वक्त में, जब आड़ा वक्त आया, नौकरी छूट गई और आपके पास बैंक क्रेडिट कार्ड वाले आने लगे, तो आपको कोई मतलब नहीं है, वो टेंशन में है, आप नहीं हैं। और वो कहीं से भी उधार लगता है, मैनेज करता है, किसी भी नौकरी को पकड़ता है, कुछ भी झेलता है, हिंदुस्तान के इस कोने से कोने तक भटकता है। आप अकेले रहकर खाती हैं और मौज करती हैं, दारू उड़ाती हैं, खाना उड़ाती हैं, जो आपका मन करता है वो करती हैं। लेकिन आपके हाथ में 4 पैसे नहीं कि अपने पति के लिए मदद कर सकें। आप अपनी उस बहन और माँ से 10,000 रुपये मांगती हैं, जिस पर आप हज़ारों रुपए उड़ा रही थी। उधार मीन्स उधार। आप 1 हफ्ते बाद ही कहती हैं मुझे अपनी बहन का पैसा लौटाना है। क्या उधार है, क्या मदद है, आप सोच लीजिए। सबसे पहले वह उसी का लौटाती है,
और उसकी माँ, उसकी बहनें समझदार हैं, वो इतनी मूर्खता नहीं करती, क्योंकि हर व्यक्ति की अलग नेचर होती है। ना वो उसे समझाती हैं माल फ्री का है, दूसरे का लड़का कमा कर दे रहा है, जोड़ ले बेटा जितना जोड़ना है, ये तो दारू पीता है, ये भी सिखाती हैं। ससुराल में कुछ मत देना, अब जो वो माँ थी वो पराई है, उस पर ध्यान नहीं देना, उसको पैसे ना दे किसी भी तरह से, ध्यान रखना, बैंक बैलेंस पर ध्यान रखना, सारे पैसे अपने पास रखना, अच्छी अच्छी सीख। लेकिन वो अपने ऊपर अप्लाई नहीं कर रही, नतीजा कई वर्षों से वह अपनी पत्नी से अलग दूर रह रहा है, कभी इधर कभी उधर। दारू में दुनिया, जो उसका 80 किलो वेट था वो 52 पर पहुंच चुका है। पत्नी का वेट जो 45 था वो 75 पर पहुंच चुका है। मायके वाले का यह लगाव कैसा है। एक अन्य कहूँगी, एक मालन की लड़की, भाई बहन, अच्छे घर में ब्याह दी जाती है, मेडिकल स्टोर है, बस उसको लगता है यहाँ तो मौज मस्ती ही है, लेकिन वह भी अपने सास के साथ रहना पसंद नहीं करती, किराए पर रहती है। जब उसके घर वाले वहाँ जाते हैं मिलने जुलने, कहीं देखे हमारा बेटा कैसा है, तो उनके सूखे हुए कच्चे निक्कर छत पर पड़ी हुई है, अकड़ी हुई कट्टे की तरह, कोई उन्हें देखने वाला भी नहीं। सोना और खाना, सोना और खाना। भाई को लाकर रख लिया मेडिकल स्टोर पर, अगर समझाने का संकेत दिया तो नहीं, वो हमारा भाई है। जब दुकान पर सब कुछ लूट पीट चुका, खाली हो गई, तब गंजे के हाथ में क्या बाल आएंगे। तब पता चला कि उसकी नौकरी भी गई और किस किस तरह से उसके पति को फिर कुछ अन्य काम ढूंढना पड़ा। मेडिकल स्टोर को तबाह करके उसको चैन नहीं मिला। ऐसी पत्नियां, घर में खाना नहीं बनाना, पति का ध्यान नहीं रखना। मैं ये नहीं कहूँगी, फिर से कहूँगी कि जिस माँ ने पाला है उससे प्यार करिए पूरी तरह, लेकिन उसने जो दायित्व दिया है उसे समझिए। आपकी माँ भी तो दायित्व निभा रही है अपने घर परिवार का। उसने बहनों की शादी की है, वो अपने पति के साथ रह रही है, अपने बेटे के साथ रह रही है। फिर आप अपने बेटे को छोड़कर मायके बार बार कैसे चल देती हैं 5 साल के बच्चे को। जब उसे नहलाने की बारी आती है, सुबह स्कूल भेजने की, तो उसे आप बाथरूम में भेज देती हैं, और ठंडे पानी में नहाओ या गर्म में, उसे जुकाम क्यों रहता है। उसकी बॉडी पर मच्छर काटे हुए हजारों निशान क्यों हैं, क्योंकि आप उसका ध्यान नहीं रख रही। आप उसे एक मैगी उबाल कर कच्ची रख पक्की रख देती हैं, और वो रोज़ मैगी खाकर स्कूल जाता है, ये तो यही खाता है, दलील ये। या फिर कुछ नहीं हुआ तो ब्रेड अंडे। क्यों भाई, आप खाना कुक नहीं कर सकती? सोने में व्यथा, कौन से कुंभकर्ण की बेटी हो आप। तो समझने का मुद्दा यह है, इन एक्सपीरियंस से आपके भी अपने अलग अलग एक्सपीरियंस होंगे, और मैं यहीं की बात नहीं कर रही, एक बहुत बड़े जाने माने बिजनेसमैन की बात कर रही हूँ, नाम नहीं ले सकती, वो बहुत बड़ा ख़ानदान है। वो उनकी बहू को भी अपने मायके से लगाओ, मीडियम घराने की हैं, और उनका उच्च घराना, करोड़ोंपति, सैकड़ों गाड़ियाँ। आप सोचिए, वो अपने पोते को वहाँ नहीं भेजना चाहते 1 महीने की लंबी छुट्टी पर मायके में। गर्मी में रहेगा, सर्दी में रहेगा, बरसात में रहेगा। समझाती हैं बहू को, बेटे 2-3 दिन बाद जल्दी आ जाना, पर नहीं, उसको वहीं रहना है, लिबर्टी चाहिए। उसको बेटे को भी ले जाना है, ननिहाल रहेगा, कुछ सीखेगा। और वह महसूस कर रह जाते हैं कि हमारे बेटे को जब आकर देखते हैं बीमार है, काला पड़ गया है, जुकाम है, मच्छरों ने काटा हुआ है, वो भी मजबूर हैं। यहाँ पर सवाल यही है कि हम खुद समझें। अगर बहू नहीं समझ रही है तो पति को तो समझना ही पड़ेगा कि वह पैसा उसको कितना दे, और जब तक उसके इशारों पर जिन्न की तरह नाच कर, गाड़ियों में बैठकर या बैठाकर या एयरप्लेन से, जब तक मायके ना पहुंच जाए, और उसे खुश करने के लिए वो उसका जिन्न ना बन जाए, बल्कि अपनी गरिमा रखे, पैसों से भी अपने को सशक्त रखे, ताकि वह अपनी बहू, बेटे, बच्चों को सुरक्षित रख सके। कल जब वह बुरी स्थिति में हो, बीमार हो, नौकरी नहीं हो, मायके वाले काम नहीं आएंगे,
थोड़ी मदद कर सकते हैं, वो भी कोई कोई, सब नहीं कर सकते। इसलिए आपको सतर्क रहना है, सावधान रहना है, स्वस्थ रहना है। परिवार आपका है, घर आपका है, बेटा आपका है, पति आपका है। समझिए, हम तो बस समाज की समस्या आपके सामने आईना बनकर रख सकते हैं। इन उदाहरण को एक या दो को नहीं, हजारों को खंगालिए कि जब आपकी जेब खाली है, जबकि आपके हाथ में चावल नहीं थे, क्या आपकी माँ आपको देकर गई? जितने दिन आप खाली रहे, क्या आपकी माँ आई? क्या आपका भाई आया? क्या आपकी बहनें आई? क्या कौन आया आपके पास? नहीं आया। आपने अपनी ही माँ से 10,000 रुपये लिए। पड़ोसी से ले सकते हो, वो ज़्यादा मदद कर सकता है, क्योंकि अगर आपको जोड़ना आता है तो आपको अपनी माँ, अपने रिश्तेदार के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको रोज़ के 500 रुपये मिलते हैं, आप उसमें से भी बचत कर सकती हैं। पति की जितनी कमाई है उसी में उसे सपोर्ट करिए, उसे स्वस्थ रखिए, उसे हेल्दी रखिए, खुद भी हेल्दी रखिए। सोने वालों का इतिहास नहीं बनता, नशा करने वालों का इतिहास नहीं बनता, गैर जिम्मेदारी करने वालों का इतिहास भी नहीं बनता। इतिहास उनका बनता है जो छोटा सा काम करके अंबानी बनते हैं, टाटा बनते हैं, मोदी बनते हैं, मुडला बनते हैं। इतिहास उनका बनता है जो अब तिनका तिनका कर अपना घर बनाते हैं। उनका नहीं बनता जिनके हाथ में 100 रुपये हैं और 100 को बर्बाद करके फिर कहते हैं क्रेडिट कार्ड। पति क्या कर रहा है, कोई मतलब नहीं। समझ लीजिए, आप ही का घर है, आत्महत्या कोई निदान नहीं। आपका पति कितनी बार प्रयास कर चुका आत्महत्या का, आपको यह भी इल्म नहीं। वो किन बीमारियों से ग्रस्त है आपको नहीं मालूम। जबकि एक पत्नी आँखों से पता लगा लेती है उसके पति को क्या हुआ है, बेटे कितना दुखी है, सास का क्या हाल है। एक झलक आपकी बता देती है आप खुश हैं या नहीं। वीडियो को लंबा ना करते हुए मैं चाहूँगी आप अपनी एक्सपीरियंस मुझे साझा करें और बताएं, क्या आपके घर में, पड़ोस में, आस पास, फैमिली में भी कहीं ऐसी बहू है? अगर है तो वो कंट्रोल नहीं कर पा रही, तो परिवार में कम से कम पति या कोई घर का सदस्य उसकी पतंग को थोड़ा सा कंट्रोल करे, ताकि वो पतंग हमेशा ऊंची उड़ सके, वो ज़मीन पर ना गिरे, वो बुलंदियाँ छू सके। बहू हमारी है, पत्नी हमारी है, मत करिए यह गलती। और तमाम बेटों के लिए मैं बोलना चाहूँगी, माँ आपकी है और बहू आपकी है। कैसे आप एक को अलग कर देते हैं? कैसे आप एक दिन में आई अपनी सास को, अपनी बहू की माँ को मम्मी जी मम्मी जी मम्मी जी क्या कर इज्जत देते हैं, और अपनी माँ का फ़ोन भी आए तो आप काट देते हैं। कौन सी शर्म आपको यह सिखा रही है? कौन सी भारतीय संस्कृति? आप मजबूर हो गए हैं क्योंकि आपका मन नहीं करता, आपको गरीबी है, आपको नौकरी नहीं मिल रही, आप झुंझलाए हुए हो, आप सोच रहे हो माँ मदद नहीं कर रही है, माँ आपकी टाटा बिरला अंबानी नहीं है। बेटा, ऐसी तमाम माएँ यही कहती हैं, और मैं उन माँओं का दर्द आपके सामने लेकर आई हूँ। अगर आपके सामने ऐसा हो रहा है तो अपनी पतंग की डोर अपने हाथ में लीजिए। जितना आप कमा रहे हैं मत लुटाइए, मत लुटाने दीजिए। आपका मासूम बच्चा पढ़ कैसे लिखेगा, कैसे उसकी बुनियाद मजबूत होगी? आपके क्रेडिट कार्ड में फंसा यह बच्चा कल आपकी पत्नी के पास भी लोग आएंगे, जैसे गाड़ी को उठाकर ले जाते हैं। उफ़, ये त्रासदियाँ, ये आत्महत्याएँ, इन सब से बचिए प्लीज़। फिर आप गवर्नमेंट को दोष देंगे, क्योंकि गवर्नमेंट आपके लिए सिस्टम बनाती है, आपको तो खुद ही मजबूत होना होता है ना। जय हिंद, जय भारत। मेरी पोस्ट को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो मेरी हिम्मत बढ़ती है कि हाँ, जो मैंने विचार साझा किए हैं, जो मेहनत की है, आप लोगों के विचार जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया है, आप सबके विचारों को मैं आगे पहुंचा रही हूं, मैं आपका आईना बनना चाहती हूं, बन रही हूं, तभी मेरी हिम्मत बढ़ेगी। अन्यथा जैसे दीपक होता है, जब तक आप तेल डालते हैं जलता रहता है। इसीलिए आप मुझे भी अपने साथ से हिम्मत दीजिए, आप अपने प्यारे प्यारे कमेंट करिएगा। धन्यवाद। जो भी पोस्ट आए मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। मैं सोचती हूँ आप फटाफट पूरी पोस्ट देखेंगे
और इसके एक एक बातों को पढ़कर मुझे बताएंगे मैं कहाँ गलत हूँ, कहाँ सही हूँ, मैंने क्या अच्छे से आपकी बातें शेयर की हैं या नहीं की हैं, या कुछ आप इसमें और ऐड करना चाहते हैं। नमस्कार, जय हिंद, प्रणाम, जय भारत।